हेलो, वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना से लेकर के आ गए हैं आपके लिए मैथ का ऑल चैप्टर के लिए एक्सप्लेनेशन है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप नोट्स तो दे दिए हैं लेकिन हम आ नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसको क्या करिए कि यूट्यूब पर समझा दीजिए। तो उनके डिमांड पर और आपके डिमांड पर हम ये नोट्स का एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं लिए हैं तो इस कॉल करके इस नंबर से आप ले सकते हैं। मेरा ये नोट्स खुद का लिखा हुआ मेरा नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए ये आपका ऑल चैप्टर है। पहला है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, ठीक है, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, यानी ऑल चैप्टर कवर्ड इट। इसमें कवर आपका किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं। चलिए पहला स्टेप है आपका संख्या के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में। तो पहले संख्या से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या कितने तरह का होता है तो संख्या मात्र दो तरह का होता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि संख्या कितने तरह का, बोलिए। बहुत बढ़िया, दो तरह का। एक होता है आपका वास्तविक संख्या जिसको आप देखते हैं, और एक होता है काल्पनिक संख्या जिसको आप देखते हैं लेकिन इसको इमेजिन करके लिखा जाता है, ठीक है। इसका कोई प्रकार नहीं होता है, कोई प्रकार इसको आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा से मिलता है आपका 11th-12th में, तो वहाँ पर इसको जिक्र किया जाएगा। हालांकि हम लोग अभी 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग 10th के रिगार्डिंग चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वास्तविक संख्या दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है अपरिमेय संख्या, दूसरा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या होता है एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से। पहले ये डायग्राम आप समझिए। फिर अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है। परिमेय संख्या का तीन प्रकार होता है। एक होता है ऋणात्मक परिमेय, जीरो, और धनात्मक परिमेय। जीरो को हम लोग परिमेय कहते हैं लेकिन न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, लेकिन परिमेय है, ठीक है। वो कैसे है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अब देखिए, ऋणात्मक संख्या जीरो और धनात्मक संख्या को मिला करके क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को डिनोट कैसे करते हैं? जेड से। तो ऋणात्मक होगा तो जेड माइनस, धनात्मक होगा तो जेड प्लस। जीरो में कोई नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी संख्या आप जानते हैं, जो भी नेचुरल नंबर जानते हो, होल नंबर जानते हो यानी प्राकृत संख्या जानते हो, या पूर्ण संख्या जानते हो, वो कहीं ना कहीं पूर्णांक संख्या का ही भाग होता है, ठीक है। तो चलिए प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, काउंटेड नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात जिस नंबर को आप काउंट करते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? एन होता है। और 1 2 3 4 ये सब आप देख रहे हैं डैश डैश, ये आपका हो जाएगा प्राकृत संख्या, ठीक है। चलिए प्राकृत संख्या में केवल जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो प्लस काउंटेड नंबर, डेट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डब्ल्यू से, ठीक है। तो इसमें जीरो लिख देंगे, बाकी सब वहीं रहेगा, आ जाएगा। चलिए पूर्णांक संख्या, अच्छा ये हम पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो आपका चैप्टर है फर्स्ट नंबर, उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग मिलता है। पूर्णांक संख्या अभी ऊपर देखें, ऋणात्मक जीरो प्लस काउंटेड नंबर को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या है? ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहीं पर बच्चा गलती करता है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तो भूल जाता है कि पी के बारे में नहीं बोला। पी तो कुछ भी हो सकता है, पी आपका पूर्णांक संख्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और यही कारण है कि 0/1 लिख देते हैं, इसलिए जीरो भी आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब ये बात हो गया कि जीरो भी आपका परिमेय संख्या होता है, अर्थात नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा सा वो लाइनिंग वाला आ गया था, सॉरी फॉर लेट, ठीक है। चलिए तो यहाँ से फिर से करते हैं कि यानी जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी आपका प्राकृत संख्या होंगे, सब कहीं ना कहीं रेशनल नंबर होंगे। क्योंकि 1 2 3 लिखिए, वो बटा में 1 लिख दीजिए, वो पी बटा क्यू के रूप में हो जाएंगे। होल नंबर भी हो जाएंगे, क्योंकि इवन जीरो जब परिमेय होता है तो जीरो के बाद जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब मिला करके होते हैं, तो होल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन रियल नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं भी होगा, हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका निगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ऑल रियल नंबर इज
ऑल रियल नंबर इज नॉट मतलब कि रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर सब नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए रियल नंबर में आपका परिमेय भी आ जाता है, अपरिमेय भी आ जाता है, तो कैसे होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और इंटीजर नंबर इज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर, ये नो नहीं लिखा है, नंबर लिखा है, ठीक है ना। ये होते हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव हो निगेटिव हो बाटा में तो एक हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है इवन जीरो इज आल्सो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो क्यू जीरो नहीं है, पी जीरो रहे या कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए रेशनल नंबर का सब यहाँ एग्जाम्पल है, जीरो भी आपका परिमेय है, एक भी है, कुछ भी लिखिए वो आपका परिमेय है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये न समझ लीजिएगा कि रूट का मतलब अपरिमेय हमेशा होता है, नहीं, परफेक्ट रूट है तो इसका मतलब वो परिमेय है। अपरिमेय का मतलब क्या होता है कि जो क्या हो P/Q के रूप में तो नहीं हो, साथ ही साथ अशांत हो, और रूट के अंदर जो भी संख्या हो वो अभाज्य संख्या हो। अशांत होता है अपरिमेय, अनावर्ती होता है पुनरावृत्ति वाला, ठीक है। ये देखिए इसका मान डिफाइन नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, इसका मान भी डिफाइन नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका मान डिफाइन है इसलिए परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मान डिफाइन नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए कभी रुकेगा नहीं, अपरिमेय संख्या है। ये भी कभी नहीं रुकेगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, जो अपने आप से कटता है, एक से कटता है और किसी और से भी कटता है। जैसे एक नहीं, एक जो होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक अगर एक से कट गया तो वो तो एक से कट गया तो अपने आप भी एक है, तो इसलिए एक भाज्य नहीं होगा। दो अगर दो से कट गया, एक से भी कटेगा लेकिन किसी और से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तीन क्या है, तीन अगर आप तीन से काटते हैं और एक से काटते हैं तो कट जाएगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। लेकिन चार जो है ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, 4। बड़ी पता नहीं, कितना में बड़ी वो तो बताएगा, ठीक है। छोटी से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो 4 होता है। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है जो अपने आप से कटे और एक से कटे, इसके अलावा कोई दूसरा उसका फैक्टर नहीं हो। तो दो अपने आप से कटता है और एक से कटता है। एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है, समझ में आ रहा है ना। आगे तीन जो है अपने आप से कटता है और एक से कटता है, ये सारा जो लिखे अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। चलिए सम संख्या क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है वो सम संख्या होता है। विषम संख्या आप जानते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन आपका यहाँ से चैप्टर से स्टार्ट हो गया। यूक्लिड विभाजन के लिए 2 संख्या का होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से एक संख्या बड़ा होगा तो दूसरा संख्या छोटा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये संख्या एक है और दूसरा बी है, तो संख्या ये बड़ा है तो बड़ा लिख देंगे, और इसको यूक्लिड विभाजन क्या होता है तो BQ + R। बी जो होता है भागफल होता है, कि R जो होता है शेषफल होता है, और बी यहाँ पर जो है R जो है वो R क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। और R क्या होता थी, R जो होता है छोटा होता है B से, ठीक है। R हमेशा छोटा होता है B से, ये कंडीशन लागू होता है यूक्लिड विभाजन में। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 2 है तो 5 को ये कर दिए तो वही 5 बड़ा है, 2 से लिख दिए, 2 × 2 + 1 यानी ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया। चलिए डिविजिबिलिटी का रूल भी देख लेते हैं। जैसे आपका आएगा गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आता है, तो उसके लिए पता नहीं होता है बच्चों को कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा, बार बार वो काटते हैं, असफल हो जाते हैं, ठीक है। तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप डिविजिबिलिटी का रूल याद कर लीजिए, ठीक है। पहला रूल हम देखते हैं। पहला रूल तो 1 से होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होता है, क्योंकि अब 1 से तो सभी संख्या करते हैं, इसीलिए उससे नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में 2 का रूल देखते हैं। तो 2 का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक पर 0 हो, किसी भी यूनिट डिजिट, कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 हो या 2 का टेबल हो, वो 2 से कटेगा ही कटेगा। चाहे वो देखिए ये 0 है तो ये 2 से कटेगा, ये टेबल में है 2 का, ये कटेगा, ये टेबल में 2 का नहीं है, नहीं कटेगा, ठीक है। ये नहीं है, नहीं कटेगा, ये 0 है कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। 2 का बहुत आसान होता है। 3 का देखते हैं।
3 का रूल क्या होता है कि संख्या का योग, जो पूरा संख्या दिया गया है उसका योग अगर 3 से कटता है तो बाकी संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे आपका संख्या दे दिया है 111, 111 को हम जोड़े तो आया 3, 3 3 से कट रहा है, इसका मतलब 111 भी 3 से कटेगा। ठीक है, एक संख्या है 123, इसको हम ऐड किए तो आया 6, तो 6 3 से कटता है तो इसका मतलब 123 भी कटेगा। 63 का योग होता है 10, तो 10 3 से नहीं कटता, अर्थात ये न कट दो। ठीक है, ऐसे होता है। चलिए आप संख्या देखते हैं 4। ठीक है, 4 का क्या होता है, तो 4 में हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा संख्या को पता करना है कि 4 से कट दो कि न कट दो, तो क्या करना होगा कि अंतिम के 2 अंक यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को क्या करेंगे, विभाजित करके देखेंगे 4 से। अगर वो विभाजित हो रहे हैं तो बाकी संख्या भी कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ा संख्या है और इसका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट कितना है, 20 है, और ये 4 से कटेगा यानी बाकी संख्या भी कटेंगे। ठीक है, वो कितना कट के आएंगे वो अपना काट लीजिएगा, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पर है आपका 83 दिया हुआ है, 83 4 से नहीं कटता है, अर्थात ये भी न कट दो। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 5 का। ठीक है, 5 के लिए तो इकाई अंक पर 5 का बहुत आसान है, जिस तरीके से 2 का है उस तरीके से 5 का बहुत आसान है कि 5 से कटने के लिए या तो 5 होना चाहिए इकाई अंक पे, या नहीं तो 0 होना चाहिए। देखिए ये 5 इकाई है, 0 पर 5 है और 0 है, तो ये कट जाएगा सर के सर। चलिए अब आते हैं शांत और अशांत के बारे में देखते हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट, इंग्लिश मीडियम वाला भी अगर बच्चा देख रहे हैं तो उसके लिए है नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट। ठीक है ना। तो देखिए ये तो सबसे पहले शांत और अशांत कंसेप्ट लागू कहाँ होता है ये पहले पता होना चाहिए। तो ये लागू होते हैं आपके परिमेय संख्या के लिए। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले को आपका अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हर का गुणनखंड करने पर जो संख्या दिया है और पता करना है कि भाई साहब वो संख्या शांत है कि अशांत है, वो संख्या को पता करना है कि शांत है कि अशांत है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है उसका गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद कंडीशन देखिए, अगर दो गुना दो गुना दो यानी ऐसे ऐसे आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है यानी 2 के पावर n बार आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो परिमेय संख्या है वो शांत होगा। ठीक है, या 5 5 आ रहा है तो भी शांत होगा, या 2 2 और 5 5 एक ही में आ रहा है तो भी शांत होगा, और इसके अलावा कुछ आ रहा है तो अशांत होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 3 7 11, ये क्या होगा, शांत होगा, ये शांत नहीं होगा। ठीक है, 2 5 तो है लेकिन इसमें 3 भी है, 7 भी है, 11 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अपने उसमें देखिए। चलिए स्टेप 2 में आते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए बहुपद का थोड़ा सा व्याख्यान कर देते हैं। बहु मतलब अधिक होता है जिसमें एक से अधिक पद होता है। पद किसको कहते हैं, जिसमें चर और अचर होते हैं, और चर और अचर के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए चर का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल जो भी होते हैं, x y z ये चर होते हैं, और अचर का मतलब कांस्टेंट होता है 2 3 4 5 6, ये संख्या जो होते हैं वो अचर होते हैं। चलिए बीजीय व्यंजक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो इसको लिख दिए 2x² + 4x + 4। इसमें देखिए सबका व्याख्यान किया गया है। यहाँ पर 2 आपका अचर है, x जो x के ऊपर 2 है वो घात है, x क्या है, चर है, इसमें भी x क्या है, चर है, 4 क्या है, अचर है, और यहाँ पर 4 क्या है, चर है। ठीक है, और इसको एक साथ बीजीय व्यंजक कहेंगे। बहुपद के बारे में देखते हैं। ऐसी बीजीय व्यंजक जो बहुपद कहलाते हैं जिसमें क्या क्या होना चाहिए, ऐसे को किया क्या है देखिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसको, इसमें से 4 वो ऑप्शन रहेगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो ऐसे को पता लगाने के लिए देखिए चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कभी भी 1/2 नहीं होना चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक अगर किसी भी चर राशि का घातांक ऋणात्मक है, पावर ऋणात्मक है, ठीक है, तो उसका या फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसका वो बहुपद नहीं होगा। या पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, जितना भी गुणांक होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कभी भी वो ये
इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार देखने से पहले उसका आधार देखेंगे। दो आधार पर होता है, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। तो पद के आधार पर पद किसे कहेंगे? जिसमें चर भी होता है अचर भी होता है। इसमें चर तो है, चर तो दिख रहा है, अचर नहीं दिख रहा है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। 1 सबके साथ रहता है। तो ये देखिए 1 चर वाला है, 1 पद वाला, ये 2 पद वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर घात के माध्यम से देखा जाए तो अगर घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद, और घात 0 हो तो आपका शून्य बहुपद। और जितने भी संख्या होते हैं, और आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के पावर 0 अर्थात 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख देते हैं यहाँ पर कि कोई भी संख्या हो मेरे भाई, कोई भी संख्या हो और उसका पावर आप 0 लिखते हैं ना तो वैल्यू 1 हो जाता है। चाहे ये 99 के पावर 0 है तो ये भी 1 है, ठीक है। चलिए अब द्विघात समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्यान। देखिए सबका व्याख्यान लिख दिया गया है। ये ए क्या है? गुणांक का काम करेगा। एक्स क्या है? घात का काम करेगा। बी क्या है? गुणांक है। सी क्या है? अचर है, ठीक है। और इसको हम अब याद रखिएगा जहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है। समीकरण का अधिकतम घात के आधार पर शून्यक पता किया जाता है, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2, तो शून्यक कितना होंगे? 2। जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, ठीक है। जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। और एक आपका एक्सरसाइज में ये पूछता है ऐसे वाला, ठीक है। तो जितना बार ये एक अक्ष पे काटता है उतना शून्यक होता है। तो इसमें कितना शून्यक हो जाएगा? 3। चलिए तब शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा c/a। और ABC मिलेगा कहाँ? यहाँ से। a यहाँ से मिलेगा, b यहाँ से मिलेगा, c यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। और यहीं पर लिया करके रख देंगे, आपका मिल जाएगा। चलिए अब आता है विभाजन एल्गोरिदम। इसके माध्यम से एक आपको px दिया रहेगा, एक आपको gx दिया रहेगा। इसको भाग करने का विधि क्या है कि सिंपल उसको दम डायग्रामिक तरीके से सजा लेंगे और उससे लिख देंगे, ठीक है। आपको केवल यहाँ पर जाइएगा तो ये दिया रहेगा ऐसे और ऐसे, तो ठीक इसको ऐसे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे ताकि आसानी रहेगा, ठीक है। और हर हाल में आपको पहला वाला को काटना होता है। तो देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x³ है, तो अगर x ले गुना कर देंगे तो पहला आ जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो x² किए तो x² ये हो गया प्लस x 0x² - 2x, ठीक है। तो इसको लिख दिए, यहाँ पर काट दिए और ये आपका शेषफल बच गया, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब देखिए घात के आधार पर हम लोग शून्यक पता तो कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर घात कितना है? 3, तो शून्यक भी कितना होंगे? 3। तो अब आते हैं शून्यकों का योगफल। तो इसमें भी -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। दो शून्यकों का योगफल c/a और शून्यकों का गुणनफल -d/a। और इसका बहुपद लिखना होगा। जैसे मान लो कि शून्यकों का योगफल दिया है, दो शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है और पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद हमको चाहिए, तो इस फार्मूले से हम लोग लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर -b/a मिल रहा है, c/a मिला है, d/a, और यहाँ पर रख देंगे आसानी से। ये फार्मूला याद रखिएगा, मिल जाएगा। या x के पावर ax³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और ये हो गया बराबर 0। आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से द्विघात समीकरण का क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक अल्फा प्लस बीटा का मान देगा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान देगा। आसानी से द्विघात समीकरण आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह का आपको नोट्स अगर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर यही है, आपको मिल जाएगा। चलिए तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और अगला वीडियो में सेकंड पार्ट में और 3 पार्ट में ये सारा वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। अच्छे से देखिए, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद।